बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन आदाब, आज एक बार फिर BPCC 131 यूनिट 6 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज फिर एक नए उन्वान पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। वैसा उन्वान जो नफ्सियात से ताल्लुक़ रखता है, वैसा उन्वान जो हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है और पिछले क्लासेस में जो हमने पढ़ा उनसे भी उसका ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। तो नाजरीन, आज जिस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है जज्बात। बहुत सुना सुना सा, बहुत जाना पहचाना सा नाम, ऐसा लफ्ज़ जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा है और ऐसा लफ्ज़ जिसका जो हमारे ज़िंदगी के रवैये से जुड़ा हुआ है, हमारी ज़िंदगी के साथ है। तो अंग्रेज़ी में इस जज्बात लफ्ज़ को इमोशन कहते हैं। इमोशन जो हमारे रवैये से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि अपनी ज़िंदगी में हम बहुत सारी हरकतें, बहुत सारे बिहेवियर, बहुत सारा हमारा जो रवैया होता है वो इमोशन से जुड़ा होता है। खुशी, गम, खौफ, गुस्सा, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत पॉपुलर हैं, कॉमन हैं, या ज़्यादातर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर हमें इनका सामना करना पड़ता है। तो हम इस लफ्ज़ से अनजान नहीं हैं या ये लफ्ज़ हमारे लिए अनजाना नहीं है। नाज़रीन, जब हम जज्बात की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले ये सवाल उठ के खड़ा होता है कि जज्बात क्या है। हमने आपसे बताया कि रोना, हंसना, खुश होना, खौफज़दा होना, हैरत अंगेज होना, ये सब जज्बात हैं। तो सच में जज्बात यही है या जज्बात के कुछ और भी माने हैं? क्या क्या बातें जज्बात में शामिल हो सकती हैं या किन चीज़ों को से मिल करके जज्बात बनता है, इसको जानने के लिए हम आपके सामने आज इस टॉपिक को लेकर के, इस उन्वान को लेकर के मौजूद हैं। और आप अपने स्लाइड में देख रहे हैं कि जज्बात से जुड़ी हुई 4 ज़रूरी बातें हैं, यानी कि जज्बात में, इमोशन में जो 4 अहम बातें शामिल होती हैं वो है सबसे पहले एहसास, फीलिंग, हम क्या महसूस करते हैं। दूसरा है कॉग्निटिव प्रोसेस, कि हमारे दिमाग में कुछ प्रोसेस, कुछ अमल चलती हैं और उन अमल का नतीजा होता है कि हमें जज्बात का या हमारा जो रवैया है वो जज्बाती होता है। उसके बाद ये जज्बात हमारे बॉडीली अराउजल, यानी कि हमारे जिस्म में जो हलचल मचती है किसी स्टिमुलस को देखने के बाद, किसी स्टिमुलस से मुतासिर होने के बाद, उससे जज्बात पैदा होता है। और आखिर में जो चौथा या आखिर पॉइंट है वो है हमारा रवैया, यानी कि हमारा बिहेवियर। आखिर में सारी बातों का जो ये सारी बातों को मिला जुला करके, या सारी बातों का जो हम ये कह सकते हैं कि एक नतीजा होता है, वो ये है कि बिहेवियर या हमारा रवैया ही वो आखिरी कंपोनेंट है, वो आखिरी बात है जिससे कि हमारा उन्वान या हमारा जो टॉपिक है इमोशन वो जाहिर होता है। यानी कि इमोशन या जज्बात एक एहसास है, इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो शामिल होती है। उसके बाद कुछ बॉडीली अराउजल्स होते हैं, यानी कि जिस्मानी उठापटक या उतार चढ़ाव होते हैं, और आखिर में रवैये के जरिए ये जाहिर होता है। इमोशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि इमोशन तो हम अंग्रेजी में कहते हैं और इमोशन के मीनिंग जज्बात है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन इमोशन इस वर्ड की जो शुरुआत हुई, ये वर्ड जिस वर्ड से निकला, जिस लफ्ज़ से इस लफ्ज़ के बारे में जानकारी मिली, वो लैटिन लफ्ज़ है, यानी कि लैटिन ज़बान के इमोवियर लफ्ज़ जिसकी अंग्रेजी माने हैं मूव आउट या एक्साइट, टू एक्साइट, यानी कि
कुछ हमारे अंदर हलचल, कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, जिसको कि हम इमोशन या जज्बात कहते हैं। जज्बात की तारीफ में बहुत सारे माहिर नफ्सियात और हमारे जो साइंसदान हैं, उन्होंने जज्बात की तारीफ में बहुत तरह तरह की जो डेफिनेशंस हैं, उसकी तारीफें हैं, अलग अलग अंदाज में किया। और जिसमें कुछ लोगों ने किसी अंदाज को सही बताया, कुछ लोगों ने अपने दूसरे अंदाज को सही माना, लेकिन मिला जुला करके किसी भी अंदाज पर या किसी भी जो उनकी तारीफ की गई, उसकी किसी नतीजे पर वो सभी एक नतीजे पर नहीं पहुंचे। और मिला जुला करके जो जज्बात की तारीफ की गई, वो ये की गई कि ये एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल जज्बाती नफ्सियाती फिनोमेना है कि क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है कि इसमें दिमाग हमारा और जिस्म, ये दोनों का मिला जुला जो रवैया होता है वो सामने आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस्मानी उतार चढ़ाव या जिस्मानी जो हलचल है उसकी वजह से हमें जज्बात का सामना करना पड़ता है, या हमारे अंदर अलग अलग जज्बात पैदा होते हैं, या सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिमागी हलचल का ये नतीजा है, बल्कि ये एक दिमागी और जिस्मानी दोनों हलचल का, दोनों तरह के रिएक्शन का एक मिला जुला नतीजा होता है कि हमें अलग अलग जज्बात का एहसास होता है। और ये हमारे अंदर की एक तेज एहसास, इंटेंस फीलिंग होता है, जो कि एनिमल्स में यानी कि जानवरों में भी है और इंसानों में भी पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर जज्बात की तारीफ इस तरह से की जाए कि ये एक जहनी और जिस्मानी हलचल का, जिस्मानी एक उतार चढ़ाव का एक रवैया है, एक नतीजा है, तो ये गलत नहीं होगा। इमोशंस की या जज्बात के बारे में जब हमें बात करते हैं, तो इसमें हमने आपको बताया कि जिस्मानी है और जहनी, यानी कि कॉग्निटिव, इसमें हमारा जो सेंस है, हमारा जो जहन है, वो भी पूरी तरीके से शामिल होता है, और जिसका सीधा सीधा असर हमारे रवैये पर पड़ता है। यानी कि जब हम जज्बाती होते हैं तो हम सिर्फ हमारा जिस्म जो है वो उस पर असर नहीं पड़ता है, या सिर्फ हमारे दिमाग पर असर नहीं पड़ता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे जिस्मानी और दिमागी दोनों तरह के एलिमेंट्स का असर हमारे रवैये पर पड़ता है, और हम जज्बाती रवैया या जज्बाती हो जाते हैं, जज्बात को दिखाने लगते हैं। जज्बात के नेचर या उसमें और क्या क्या खास बातें शामिल हो सकती हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि इसके नेचर में, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जज्बात सिर्फ जिस्मानी नहीं, सिर्फ दिमागी नहीं, दोनों का मिला जुला, दोनों के रिएक्शंस का मिला जुला रूप होता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें 3 बातें शामिल हैं। सबसे पहले तो एक फीलिंग्स, एक एहसास आपको होना है कि जो एहसास, कैसा एहसास, शऊरी एहसास, अपने हमारे शऊरी जो तजुर्बे हैं उसका एहसास होना है। दूसरी जो खास बात है वो है कि ये हम दूसरों के सामने उसको दिखा सकें, एक्सप्रेस कर सकें। और तीसरी बात है कि ये एक जिस्मानी उतार चढ़ाव का नतीजा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ इमोशन है, यानी कि हमारे जज्बात का जो नेचर है, जो अमल है, वो इस तरीके का है कि इसमें कुछ जिस्मानी है, कुछ बातें जो है वो हमारे एहसास से जुड़ी है, यानी कि हमारे दिमाग से, हमारे कॉग्निशन से जुड़ी होती है, और कुछ बातें हमारे कल्चर से जुड़ी होती है, जहां पर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, जहां पर हम उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। इन बातों को जानने के बाद अब आपका जो ताल्लुक है वो है कि जज्बात के कितने किस्म हो सकते हैं, या क्या जज्बात सिर्फ इन्हीं बातों का नतीजा है, या जज्बात की कुछ अलग अलग किस्म भी होती हैं। तो इस पर भी माहिर नफ्सियात का जो नुक्ता नज़र है, या जो उनका नज़रिया है, वो कई तरह का है। और उन्होंने, बहुत से लोगों ने कई तरह के अक़साम के
बारे में बात की और उसके बारे में उन्होंने बताया कि किसी ने कहा कि ये 8 तरीके के होते हैं, किसी ने कहा कि ये 6 तरीके के होते हैं, किसी ने कहा कि ये 4 तरीके के होते हैं। लेकिन जो ख़ास तौर पर जिस बात पर और जिस जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा लोगों की राय बनी, सबसे ज़्यादा लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, वो था जज़्बात के 6 अक़साम। यानी कि एक मैन ने जज़्बात के 6 तरह के अक़साम पर ज़ोर दिया और ये बताया कि ये जो 6 अक़साम हैं, वो हमारे ज़िंदगी के साथ इननेट होते हैं, यानी कि वो हमारी पैदाइश से ही लगभग वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि हँसना, खुश होना, रोना, गुस्सा होना और हैरत ज़दा होना, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। इस तरह से करके उन्होंने 6 तरीके के एग्ज़ाम के बारे में, 6 तरीके के जज़्बात के एग्ज़ाम के बारे में बताया, जो आपको हम एक-एक करके बताएँगे। जिसमें सबसे पहले जिस जज़्बात की चर्चा की गई वो है खुश, हैप्पी, खुशी। कि हमारे अंदर जो खुशी का एहसास या खुशी का जो जज़्बात होता है, वो बचपन से होता है। वो आप जब छोटा बच्चा भी जब पैदा होता है, तो थोड़े 1-2 महीने के बाद से वो मुस्कुराना शुरू करता है। जैसे-जैसे आप उसके साथ इंटरैक्शन करते हैं, उससे मिलना-जुलना शुरू करते हैं या वो लोगों के नज़दीक आता जाता है, वो मुस्कुरा करके अपनी खुशी ज़ाहिर करता है। या जब वो अ, उसका पेट भरा होता है और उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो आराम से खेलता है, मुस्कुराता है, इस तरह से किलकारियाँ मारता है, जिससे कि उसकी खुशी का अंदाज़ा होता है। बिल्कुल ये छोटे बच्चे की बात है। इसी तरीके से जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि 2 बच्चे खेल करके खुश हो रहे हैं, तो वहाँ पर उनके खुशी का जो ज़रिया है वो खेल है। वो खेलते हैं, खेल करके अपनी खुशी को ज़ाहिर करते हैं। इसी तरीके से जैसे-जैसे इंसान बड़ा होते जाता है, दूसरी-दूसरी चीज़ों से उसका जो वास्ता पड़ता है और वो अलग-अलग चीज़ों के साथ खुश होता है। किसी की खुशी किसी और चीज़ में होती है, किसी की खुशी किसी दूसरी चीज़ में होती है और खुश होकर के वो अपने अंदर के फीलिंग्स को, अपने अंदर के एहसास को ज़ाहिर करता है। तो खुशी जो है या हैप्पीनेस का जो जज़्बात है, वो हमारे अंदर बचपन से हमारे साथ होता है। दूसरा जो अहम जज़्बात है वो है उदास होना। इससे भी हम सब वाकिफ़ हैं। अक्सर हमारी ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि हम इस जज़्बात से हमारा सामना होता है। किसी बात से हम उदास हो जाते हैं, किसी बात से हम दुखी हो जाते हैं, किसी बात से हम गमज़दा हो जाते हैं। और ये सिर्फ़ बड़े ही नहीं, ये भी बच्चों के साथ भी होता है। जब आप छोटे से बच्चे को वो उसको पढ़ाई का बोझ देते हैं या हम सही तरीके से उसकी ख़्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते, तो वो उदास हो जाता है। फिर हमें उसे मनाना पड़ता है। मना करके फिर हम उसको खुश करते हैं और उसके बाद इस तरीके से हमारे घर में अगर किसी ऐसे लोगों की मौत हो जाए जिससे हमारा वास्ता है, जो हमसे हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, तो हमें इस उदासी का सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी में जब कभी हम किसी चीज़ में नाकामयाब हो जाते हैं, तो हमें उदासी का सामना करना पड़ता है। हमारे अंदर अपने आप, हमारे अंदर से ही इस तरह की फीलिंग, ये उदासी का जो एहसास है, वो ज़ाहिर होता है और हम उदास हो जाते हैं या दुःख का सैडनेस का एक इज़हार जो है वो करते हैं। इसके बाद ये जो तीसरा एक मैंने बताया जज़्बाती जो किस्म बताया, वो था गुस्सा, एंगर। यानी कि हम अपने ज़िंदगी में देखते हैं कि हमारी जब किसी ख़्वाहिश की जो हमारी कोई ख़्वाहिश हो और वो पूरी ना हो या हमारी बात कोई सुनता ना हो, तो हमारे अंदर एक तरह से हमारे अंदर से जो रिएक्शंस या जो हमारा जो रवैया होता है, वो उस रवैये को हम गुस्सा कहते हैं कि हम जब दिखाते हैं कि अपने अंदर से, हमारे अंदर से जब ऐसा रवैया निकलता है जहाँ पर जो कि वायलेंट होता है, जिसमें कि जो कि जनरल नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होता है, उस रवैये को हम गुस्सा कहते हैं और ये बच्चों में भी देखा जाता है।
बच्चों, यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर हम वक्त पर दूध नहीं देते हैं तो रो करके वो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, चिड़चिड़ा करके वो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। छोटे बच्चे भी इसी तरीके से उठा पटक करके अपने खिलौनों को तोड़ करके अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। और हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, हमारे गुस्से का जो एक्सप्रेशंस है, हम जो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, वो अलग अलग तरीकों को अपना करके अपने गुस्से को जाहिर करते हैं। जैसे हम किसी से बात नहीं करते हैं, तो बात ना करना भी ये हमारे गुस्से का है, को ही जाहिर करना हुआ। या हम किसी को बहुत ज्यादा भला बुरा कहते हैं, किसी के साथ गाली गलौज तक कर लेते हैं, ये भी हमारे गुस्से को जाहिर करता है। और कभी कभी इंतहा तो ये हो जाती है कि हम अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए मारपीट का भी सहारा लेते हैं। हमने किसी को 2 थप्पड़ लगा दिया या किसी के साथ बहुत ज्यादा मारपीट कर ली, ये भी हमारे गुस्से का ही एक्सप्रेशन होता है कि इस तरीके से हम अपने गुस्से के जज्बात को जाहिर करते हैं। तो एक मैन ने कहा कि गुस्सा भी एक ऐसा जज्बात है जो हमारे अंदर बचपन से या हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं वो छुपा रहता है, जो वक्त बेवक्त जब हमें उसकी ज़रूरत होती है या हम जब उस तरह की एहसास से गुजरते हैं तो वो अपने आप जाहिर हो जाता है। दूसरा एक और जो जज्बात का किस्म है वो है खौफजदा होना, फियर, डर जाना। अक्सर हम किसी न किसी चीज़ से डरते हैं। कभी किसी कोई चीज़ से डरते हैं, कभी किसी ख़्याल से डर जाते हैं, कभी किसी इंसान के खौफ से डर जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो जो डरने का एहसास है या जो डरने का जज्बात है, वो भी हमारे अंदर कहीं न कहीं हमारे अंदर ही छुपा होता है, हमारे जिस्म दिमाग में वो बैठा होता है। और जब हमें उसका सामना करना पड़ता है तो हमारे अंदर से वो जज्बात निकल जाते हैं। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि 2 बच्चे काफ़ी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्सर हम ख्वाबों में भी डर जाते हैं। ख्वाब में जब हम कुछ ऐसा अनजाना ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो हमारे ख्वाहिश के से अलग होता है या हमारी चाहत से अलग होता है, तो हम डर जाते हैं, यहाँ तक कि हम नींद से उठ कर के बैठ जाते हैं। कई दफ़ा हम नींद में रोने लगते हैं, हम इतना डर जाते हैं कि हम रोने लगते हैं। और बच्चों की बात तो अगर करें तो बच्चे तो छोटी-छोटी उन चीज़ों से भी डर जाते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं या उनका सामना उनसे नहीं हुआ रहता है। तो वो चीज़ें जब उनके सामने आती हैं तो वो डर जाते हैं। कई बार वो बच्चे बिजली के कड़कने से डर जाते हैं, बादलों के गरजने से भी डर जाते हैं। और इस तरीके से जब हम उन्हें कोई ऐसी लफ्ज़ी कहानियाँ सुनाते हैं जहाँ पर उनके दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बन जाती है उन लफ्ज़ों की बदौलत, तो वो उस कहानियों से भी डर जाते हैं। तो और जो खतरनाक जानवर या कीड़े मकोड़े होते हैं उनको देख के भी वो डर जाते हैं। और हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, इस खौफ या इस जो डर का जज्बात है वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं बैठा रहता है। और हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग चीज़ों के ज़रिए से या उनके सामने आ जाने से या उनके ख्याल से हम डरने का जज्बात जो है या खौफज़दा होने का जज्बात दिखाने लगते हैं। या इन जज्बातों से हमारा जो रवैया है वो असर उस पर पड़ता है। और हमारी जो पर्सनालिटी है, हम ये कह सकते हैं, वो थोड़ी देर के लिए उस पर उसका असर पड़ता है। तो खौफ भी एक ऐसा जज्बात है जो हमारे अंदर होता है और हम वक्त बेवक्त उसका मुजाहिरा जब हमारे सामने होता है तो हम उससे अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट या जो अगला जो जज्बात है वो है हैरत ज़दा होना, सरप्राइज्ड। कई बार ऐसी होती है हमारी ज़िंदगी में या कई लम्हे ऐसे आते हैं जहाँ हम जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज होते हैं। यानी कब जब हमारे सामने कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं या किसी ऐसे स्टिमुलस से हमारा सामना होता है जो हमारे लिए नया हो या जिससे हमारा वास्ता पहले ना पड़ा हो या जिसको देख करके या जिसकी वजह से हम खड़े के खड़े रह जाते हैं या देखते बस रह जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें हैरत ज़दा करती हैं या हम हैरत अंगेज रवैया जो है वो दिखाना शुरू करते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि जब हम हैरत ज़दा होते हैं तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है और हमारा मुंह जो है वो बड़ा सा खुलता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है,
या जैसे हम कहें कि हम अभी ये कहें कि हमने एलियन को देखा, तो अगर आपके सामने हम ये बात कहें कि हमने एलियन को देखा, तो ये बात ज़रूर आपके लिए हैरत अंगेज होगी कि आपने एलियन को देखा, कैसा होता है वो। तो ये आपके लिए हैरत ज़दा बात हो सकती है कि आपने चूंकि नहीं देखा एलियन को, बहुत से लोगों ने नहीं देखा, और हम अगर इस बात की तस्दीक करते हैं कि नहीं हमने देखा एलियन को, हमने देखा और एलियन ऐसा होता है, हम उसके बारे में आपको डिस्क्राइब जब करते हैं, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, चेहरा आपका बिल्कुल मुंह खुला हो सकता है, रह सकता है, और आप बिल्कुल हैरत ज़दा हो जाती हैं कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है, क्या आपने सचमुच एलियन को देखा। तो हमारे अंदर इस तरह का जज्बात भी शामिल होता है कि जब हमारे सामने ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमारा वास्ता नहीं पड़ा होता है, या उन चीजों से हम पहली बार गुजर रहे होते हैं, तो हम हैरत ज़दा हो जाते हैं, या हम इस तरह के जज्बात को जाहिर करते हैं। अगला है नागवार, डिस्गस्ट। ऐसा ऐसी फीलिंग या ऐसा रवैया जो कि हमें नागवार गुजरता है, यानी कि हम उसे पसंद नहीं करते हैं। कई चीज़ें हमारे ज़िंदगी में या हमारे माहौल में ऐसी होती हैं जो कि हमें हमें हमेशा हर चीज़ पसंद नहीं होती है, या हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी जो बातें होती हैं, तो वो सारी बातें हमें पसंद नहीं हो सकती हैं, हमें वो नागवार होती हैं, यानी कि वो हमारे पसंद की काबिल नहीं होती है, लेकिन वो होती हैं, हमारे ज़िंदगी में होती हैं और हमें उन्हें झेलना भी पड़ता है। तो ऐसे में वो चीज़ें हमारे लिए नागवार हो सकती हैं। हो सकता है कि वो चीज़ दूसरे के लिए नागवार नहीं हो, वो डिस्गस्टिंग नहीं हो, लेकिन वो हमारे लिए डिस्गस्टिंग है, वो हमारे लिए नागवार है, क्योंकि वो चीज़ हमें पसंद नहीं है। हो सकता है कि हमें ज़्यादा मिलना-जुलना पसंद नहीं, मिसाल के तौर पर हम ये बात कहें कि हमें ज़्यादा पार्टियों में जाना पसंद नहीं, तो ये चीज़ हमें नागवार हो सकती है, दूसरे को नागवार नहीं हो सकती है। हो सकता है कि ये दूसरे लोगों को पार्टियों में जाना, लोगों से मिलना-जुलना, बातचीत करना बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है ये चीज़ें, तो ये बात हमारे लिए नागवार हो सकती है। और ये जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, या इस तरह के रवैये को जब हम ज़ाहिर करते हैं, तो ये हमारे डिस्गस्ट या नागवार जज्बात से ताल्लुक रखता है। तो हमारे जज्बात के अलग अलग बहुत सारे अकसाम हैं, जिसमें कि ये ख़ास तौर पर जो 6 अकसाम एक मैन ने बताए कि खुश होना, उदास होना, खौफज़दा होना, हैरत ज़दा होना और नागवार होना, और एक सबसे जो ख़ास जज्बात है वो गुस्से का जज्बात होना, का जज्बात दिखाना। ये ख़ास तौर पर हर एक इंसान में और हर मुआशरे के लोगों के बीच पाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हम एक इंसान में पाया जाता है और दूसरे में नहीं पाया जाता, या एक मुआशरे के लोगों में ही ऐसा पाया जाता है, दूसरे मुआशरे के लोगों में ऐसा नहीं होता है। ये देखा गया है, उन्होंने अपने तजुर्बात के बिना पर ये बताया कि ये जो 6 जज्बात होते हैं, ये कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा कहने का मतलब ये होता है कि कुछ लोग ज़्यादा इसको ज़ाहिर कर सकते हैं और कुछ लोग जो है वो थोड़े कम मिक़दार में इसको ज़ाहिर कर सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन ये हर मुआशरे के लोगों में, हर जगह के लोगों में, हर तरह के लोगों में इस तरह के 6 जज़्बात वो पाए जाते हैं, इसलिए इसे बेसिक इमोशन कहा जाता है। यानी कि इन इमोशन के अलावा और तरह के जज़्बात हो सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ये 6 जज़्बात हर एक इंसान में, हर एक ह्यूमन बीइंग में, हर एक मुआशरे के लोगों में आसानी से देखने को मिल सकते हैं। अब जो जज़्बात से मुतालिक जो दूसरा स्लाइड आपके सामने दिखाया जा रहा है, वो है जज़्बात के काम के बारे में। यानी कि जज़्बात के बारे में तो हमने जानकारी हासिल कर लिया कि जज़्बात क्या है और वो कितने तरह के होते हैं। लेकिन इन जज़्बात का काम क्या है? ये जज़्बात जो हैं, वो क्या काम करते हैं? इनका फ़ंक्शन क्या हो सकता है? तो ये जज़्बात जो हैं, ये समाजी रवैये को रेगुलेट करते हैं। यानी कि समाजी रवैये को एक दूसरे के साथ जो हमारा जो समाजी रवैया होता है, उसको वो चलाने का काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं। यानी कि जैसे अगर हम खुश होते हैं, तो अगर आप सामने से ये देख रहे हैं कि हम मुस्कुरा रहे हैं या खुश हो रहे हैं, तो आपको
हमारे बारे में अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि हम अभी किस दौर से गुजर रहे हैं, या हमें किस चीज की जरूरत हो सकती है, या आप समझ सकते हैं कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। अगर हम मुस्कुरा रहे हैं, अगर हम आपसे मुस्कुरा करके मिलते हैं, तो अगर हम मुस्कुरा के मिलते हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, हम खुश हैं। अगर हम आपके सामने ना मुस्कुराते हैं, ना उदास होते हैं, ना रोते हैं, सिर्फ आपके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं या आपसे बात करना शुरू करते हैं, तो ये एक नॉन वर्बल क्यूज होता है कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बात है, लग रहा है कि आज मूड में कुछ बदलाव है। ना मुस्कुरा रहे हैं, ना सामने से कुछ उदासी ऐसा दिख रहा है, सिर्फ वो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई और बात भी है जिसकी जिसकी पर्देदारी है। तो जज्बात का जो काम होता है वो ये तो है कि सोशल बिहेवियर, यानी कि समाजी जो हमारा रवैया है उसको वो चलाने का काम करता है। और ये क्या दूसरा जो दूसरा इसका काम है, वो काम है कि सेल्फ स्टीम, यानी कि अपने अंदर के फीलिंग को मेंटेन करना। ठीक है, और अपने अंदर की फीलिंग, यानी कि जब हम खुशी या गम या गुस्से का हमारी जो फीलिंग हमारे अंदर होती है, तो उसको हम मेंटेन कर, कितनी चीजें हमारे चेहरे से जाहिर होती है, कितनी बातें हमारे रवैये से जाहिर होंगी, इन सब चीजों को मेंटेन करने का काम भी जज्बात करता है। और इसके अलावा ये किसी भी इंसान के किसी भी इंसान की सोच और उसके रवैये को एक ताकत पैदा कर देता है, एक एनर्जी देता है, जिससे कि वो इंसान उसी हिसाब से अपने काम को या अपने जिंदगी के रफ्तार को आगे बढ़ा सकता है। जज्बाती अमल के कुछ अलग अलग अज्जा, यानी कि कुछ उसके प्रोसेस भी होते हैं। यानी कि जज्बात के अलग अलग अज्जा है, अलग अलग उसकी प्रोसेस है, जिसमें कि सबसे पहली बात जो सामने है आती है वो है हमारा जहनी जहनी अंदाजा, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव अप्रेजल। यानी कि जब भी हम किसी चीज के कोई चीज हमारे सामने आती है, तो हम उस चीज, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो जहन है, उसके बारे में एक अंदाजा लगाता है। और अंदाजा लगाने के बाद वो दिमाग हमें सिग्नल देता है, हमारे जिस्म को, हमारे जिस्म के अलग अलग हिस्से को वो सिग्नल देता है, जिससे कि हमारा जो रवैया है वो जाहिर होता है। जैसे कि आपके सामने हम एक गुलाब का फूल रखें, मिसाल के तौर पर जब हम गुलाब का फूल आपके सामने रखते हैं, तो गुलाब के फूल को आप देखते हैं। देखना कैसे मुमकिन हुआ? देखना हमारे सेंस ऑर्गन की वजह से मुमकिन हुआ। और जैसे ही हमारा सेंस ऑर्गन उस गुलाब के फूल को रिसीव करता है, वो उस मैसेज को कहाँ भेजेगा? वो इस मैसेज को हमारे जहन में भेजता है, हमारे दिमाग में भेजता है, जहां से हमारा दिमाग उसके बारे में अंदाजा लगाता है कि ये एक फूल है, एक फूल है जो खूबसूरत है, जिसमें एक अच्छी खुशबू है, और अगर हम इसे अपने पास रखें तो हमें अच्छा एहसास होगा। हम अगर किसी दूसरे को देते हैं तो दूसरे को भी इसके इसके इस, अच्छा ही एहसास होगा, ना कि कोई बुरा एहसास होगा। लेकिन इसके साथ कांटे भी हैं, इसलिए हमको इसको संभाल के पकड़ना है। हो सकता है कि अगर कांटा चुभ जाए तो हमें तकलीफ भी हो सकती है। ये इन सारी बातों का की जो जानकारी है, ये हमें हमारा जहन देता है, और इन बातों के साथ ये जहन हमारे जो जिस्म के हिस्से हैं उनको ये मैसेज देता है, और तब हमारा हाथ बड़ी हिफाजत के साथ उस गुलाब को पकड़ता है, ये सोच करके कि उसमें जो कांटे लगे हुए हैं वो कांटा हमें ना चुभे, और हम उस गुलाब के फूल को पकड़ के उसकी खुशबू का और उसकी खूबसूरती का लुत्फ लेते हैं। तो ये कॉग्निटिव अप्रेजल या जहनी अंदाजा होता है इसमें। दूसरी बात है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, यानी कि हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो तजुर्बा करते हैं, वो हम फील करते हैं। हम किस तरह का अंदाजा लगा रहे हैं? हम गुलाब के फूल को देखने से हम, हमारी जो फीलिंग है, हमारा जो एहसास है, वो किस तरीके का होगा, ये सिर्फ हम बता सकते हैं, दूसरे नहीं बता सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि गुलाब का फूल अगर हमें पसंद है तो दूसरे को भी पसंद हो जाए। हो सकता है कि दूसरे को उस गुलाब के फूल को देखते ही खौफ का अंदाजा हो,
जिस बात के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि गुलाब के फूल को देखने से खौफ हो सकता है। ये तो ऐसी बात नहीं हो सकती। गुलाब का फूल तो खूबसूरत है, खुशबूदार है और हमेशा उसका एहसास जो है वो खुशी ही देता है। लेकिन ये हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि ये हमारी फीलिंग हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये दूसरे की भी फीलिंग हो सकती है। इसके बाद थॉट एंड एक्शन टेंडेंसीज, कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा एक्शन होता है। जैसे हमने बताया कि हम अगर सोच रहे हैं कि गुलाब का फूल अच्छा है, तो हम गुलाब के फूल को अपने पास रखना चाहेंगे, उसके उसको दूसरे को भी देना चाहेंगे, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि गुलाब का फूल अच्छा है, अगर ये हमें खुशी दे सकता है तो दूसरे को भी खुशी दे सकता है। तो लेकिन दूसरे अगर सोचते हैं कि नहीं, गुलाब के फूल से तो में तो कांटे लगे होते हैं और वो कांटा चुभ जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, हमें गुलाब का फूल न खुद खुद रखना चाहिए, न दूसरों को देना चाहिए। तो हमारे थॉट और हमारा एक्शन भी जो है वो उससे जुड़ा हुआ होता है, उससे उसका ताल्लुक होता है। इसलिए जज्बात के जो अज्जा है उसमें ये थॉट, हमारी सोच और हमारा जो काम है, जो हमारा एक्शन है, वो उससे जुड़ा होता है। उसके बाद इन चीजों के साथ हमारे इंटरनल बॉडीली चेंजेस, यानी कि हमारे जिस्म के बाहरी हिस्से ही उससे असर नहीं उसका असर नहीं पड़ता है, बल्कि हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्सों पर भी उसका असर पड़ता है। यानी कि अगर आप गुलाब का फूल देखते हैं, उसे पसंद करते हैं और उसे पाना चाहते हैं, उसे अपने पास रखना चाहते हैं, तो इससे आपके जिस्म के सिर्फ आपका हाथ उसे उठाकर नहीं पकड़ता है, आप उसे अपने नाक तक ले जाकर उसकी खुशबू नहीं उसकी खुशबू से लुत्फानंदोज नहीं होते हैं, बल्कि उससे आपके अंदर, आपके जो अंदरूनी हिस्से हैं जिस्म के, वो भी उससे असर उस पर उनका असर पड़ता है, अफेक्टेड होते हैं वो। जैसे कि अगर आपने गुलाब का फूल लिया और वो आपने उसकी खुशबू और उसकी खूबसूरती का लुत्फ उठाया, तो उससे आपको एक जहनी सुकून मिलता है। उससे आपके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इस सुकून से वो सब के सब अफेक्टेड होते हैं। यानी कि अगर एक अच्छी चीज आपके साथ हुई, तो उससे सिर्फ आपके जिस्म का बाहरी हिस्सा ही असरदार नहीं होता है, बल्कि आपके जिस्म के अंदरूनी हिस्से भी उससे अफेक्टेड होते हैं। और इसके जस्ट उल्टे, अगर हम उस चीज से डरते हैं, उस चीज से खौफजदा हो रहे हैं, तो इसका असर भी हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्से पर पड़ता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा जो पल्पिटेशन है, हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ने लगता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, वो अफेक्टेड होने लगता है। और जिसका अंदाजा हमको हो सकता है कि बाहरी तौर पर नहीं हो कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन उस जज्बाती जो स्टिमुलस था, उस जज्बाती स्टिमुलस से ही इन सारे चीज हमारे अफेक्टेड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्से भी हमारे जज्बात से मुतासिर होते हैं। इसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन है, कि जब हम किसी चीज को महसूस करते हैं, तो कहा जाता है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, कि हमारे जो जहन है, उस जहन का आईना होता है हमारा चेहरा। जैसा हमारे जहन में जैसी हलचल चल रही होती है, जैसा उतार चढ़ाव चल रहा होता है, वो हमारे चेहरे से जाहिर होता है। हम उसे लफ्जों में भले बयान ना कर सकें, या हम उसे कोशिश करें कि हम उसे छुपा लें, लेकिन हमारा चेहरा उसे छुपा नहीं सकता। और हमारे चेहरे में जो उतार चढ़ाव होता है, हमारे चेहरे के जो हमारी आंखें हैं, हमारे चेहरे पर हमारी आंखें, हमारी भौहें, हमारे जो गाल हैं, हमारी जो पेशानी है, हमारी जो ठुड्डी है, ये सब चीजें, इसमें जो उतार चढ़ाव, जो सिकुड़न, जो फैलाव या सिकुड़न होता है, उन सब से हमारे जहन में क्या चल रहा है, इसके बारे में इसकी जो परछाई है या इसका जो इंडेक्स है वो दिखाई पड़ता है। और अगर सामने बैठा आदमी अगर हमारे चेहरे को सही तरीके से पढ़ना चाहे, तो काफी बातें वो कुछ हमारे चेहरे के इस उतार चढ़ाव से उसका अंदाजा वो लगा सकता है, जो हमारे जहन के अंदर कहीं ना कहीं चल रहा होता है। तो यानी कि जहन में या हमारे दिमाग में जो जैसी फीलिंग या जैसा एहसास होता है, उस एहसास की कुछ झलक हमारे चेहरे के जरिए दिखाई पड़ती है। और आखिर में ये हम कह सकते हैं कि इन सब चीजें, ये
जो सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि जिस्मानी और जो ज़हनी उतार चढ़ाव होता है, ये हमें जज्बात के तौर पे या जज्बात के रिएक्शन के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। तो जज्बात के जितने अज्जा हैं, उन अज्जा में ये 6 तरीके के अज्जा जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन माहिर नफ्सियात ने इन 6 में से 5 तरीके के अज्जा को, 5 तरीके के कंपोनेंट्स को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया और ज़्यादा ख़ास बताया, जिसमें कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हम पर्सनली इंडिविजुअल तौर पर किसी चीज़ का तजुर्बा करते हैं, किसी चीज़ के बारे में एक राय कायम करते हैं, किसी चीज़ का एहसास करते हैं। वो एहसास, वो राय या वो तजुर्बा जो है वो दूसरे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो राय कायम करते हैं वो हमारी होती है, हमारे अंदरूनी होती है, जो कि वो बाहर से दिखाई नहीं पड़ती है। उस जिसका इफेक्ट होता है इंटरनल बॉडीली रिस्पॉन्स, यानी कि हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्से भी उससे अफेक्टेड होते हैं और उनका भी रिएक्शंस वहाँ शुरू हो जाता है। फिर कॉग्निटिव अप्रेजल, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा जहन जो है वो एक अंदाज़ा लगाता है किसी भी स्टिमुलस के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में, और उससे उस अंदाजे के हिसाब से हमारा जो रवैया है वो हम अपने रवैये को दिखाते हैं। फेशियल एक्सपीरियंस, यानी कि चेहरे से ही हमारे बहुत सारी चीज़ें झलक जाती हैं। और लास्ट में हम ये कहते हैं कि रिएक्शन टू द परसीव्ड सोर्स, यानी कि जिस तरीके का इमोशन हम परसीव करते हैं उसका रिएक्शन ही हमारा जज्बात होता है, यानी कि जो हम महसूस करते हैं उसको हम जो जब जाहिर करते हैं तो वही इमोशन होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इमोशन के बहुत अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स या उसके अज्जा होते हैं, जिससे जिससे कि जज्बात की का जो रवैया है वो रवैया उसका उससे अफेक्टेड होता है, या असर उसका हमारे रवैये को उसका असर पड़ता है। अब यहाँ पर एक दूसरी बात ये उठती है कि क्या जज्बात और मिजाज दो एक चीज है? हमने अभी आपसे गुफ्तगू के दौरान कई बार मिजाज के लफ्ज का इस्तेमाल किया, कई बार एहसास लफ्ज का इस्तेमाल किया और जज्बात का भी इस्तेमाल किया। तो क्या जज्बात और मिजाज एक ही है या इन दोनों में कोई फर्क है? सुनने में आपको लगता है कि जज्बात और मिजाज एक ही चीज है, लेकिन जज्बात और मिजाज एक नहीं है, बल्कि अलग अलग होते हैं। मिजाज हमारा मिजाज जो होता है वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए होता है। सबसे खास बात ये होती है कि वो लंबे टाइम के लिए होता है। वो मिजाज लाशऊरी तौर पर भी हो सकता है। अगर आप सुबह उठे और आप ये महसूस करते हैं कि आज मूड अच्छा नहीं है, तो ये लाशऊरी तौर पर है, क्योंकि आज अभी तक आप तुरंत अभी सोकर उठे हैं और आज आज की सुबह अभी आपके साथ कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई है जिससे कि आपका मिजाज आप ये सोच सके कि आज अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सुबह उठने के साथ ही आपको ये एहसास होता है ये कि आज हमारा मूड ठीक नहीं है, या सुबह होने के थोड़ी देर के बाद, नाश्ता करने के बाद, या अपने दफ्तर तक पहुंचने के बाद आपको लगता है कि नहीं आज अच्छा सा नहीं लग रहा है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। तो ये जज्बात से अलग होता है। जज्बात में जरूरी होता है कि आपके सामने कोई स्टिमुलस, कोई चीज सामने हो, आप उस चीज को देखें, उस चीज से आपका वास्ता पड़े, और उसके बाद जो रिएक्शन आपके अंदर होता है उसको महसूस करने के बाद जो रिएक्शन होता है वो जज्बात होता है। तो इस तरीके से जज्बात और मिजाज तो अलग चीजें हैं। सुनने में एक भले हो सकती हैं, लेकिन जज्बात अलग चीज है और मिजाज अलग चीज होता है। इसी तरीके से एहसास एहसास और जज्बात भी दो अलग चीजें हैं। कई बार हम ये कहते हैं कि जज्बात और एहसास बिल्कुल एक जैसी चीजें हैं, लेकिन जज्बात में एहसास छुपा होता है, लेकिन एहसास में जज्बात नहीं होता है। आपको खुशी का एहसास हो सकता है, रोने का एहसास होता है, गम का एहसास हो सकता है, लेकिन आपको जब खुशी का जज्बात होता है तो आपको उस जज्बात में खुशी का एहसास शामिल होता है, लेकिन खुशी के एहसास में खुशी के जज्बात शामिल हो ये जरूरी नहीं होता है, या ऐसा नहीं होता है। इसलिए हालांकि इन दोनों का जो फर्क होता है वो बहुत ज्यादा लंबा फर्क नहीं होता, या बहुत बहुत ज्यादा साफ सुथरा अलग अलग तरीके का फर्क नहीं है कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि जज्बात अलग सी चीज है और एहसास अलग सी चीज है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि एहसास में जज्बात शामिल नहीं है और जज्बात में एहसास
जो है वो शामिल होता है। यानी कि एहसास के बिना जज्बात नहीं हो सकता है, लेकिन जज्बात के बिना एहसास हो सकता है। बहुत गर्मी लग रही है आपको, इसमें कोई जज्बात नहीं है, लेकिन एहसास है कि अभी आपको फीलिंग कैसी हो रही है, वो फीलिंग आपको इस तरह की हो रही है कि आपको गर्मी लग रही है। आपके कमरे का एसी बहुत देर से चल रहा है और कमरा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, आपको ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन ठंड का जज्बात नहीं होता है। जज्बात आपको खुशी का होगा, गम का होगा, गुस्से का होगा, हैरत का होगा, ये सब चीजें जज्बात है। और इस जज्बात में एहसास शामिल होगा, एहसास में जज्बात शामिल नहीं हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एहसास और जज्बात, मिजाज और जज्बात, ये सब तीनों चीजें अलग अलग है। यानी कि जज्बात, मिजाज और एहसास, ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। अब जज्बात के गुफ्तगू के दौरान अगर हम जज्बात की नजरियात की बात ना करें तो जज्बात की तारीफ ही अधूरी हो जाती है। यानी कि जज्बात के बारे में, जज्बात की तारीफ के करने के लिए माहिर नफ्सियात ने बहुत तरीक़ों से बहुत तरह के नज़रियात को पेश किया और अलग अलग तरह के नज़रियात उन्होंने जो पेश किए उसमें जज्बात की अलग अलग तरह से तारीफ की गई। कुछ माहिर नफ्सियात ने जज्बात की तारीफ अपने तजुर्बों के बिना पर किया। कुछ उन्होंने अपने लेबोरेटरी में जो तजुर्बा किया उस तजुर्बे के बिना पर उन्होंने बताया कि जज्बात में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। कुछ ने अपने अलग तरह के तजुर्बों के बिना पर जज्बात के बारे में बताने की कोशिश की। तो लेकिन ख़ास तौर पर जब जो सबसे पहले जज्बात की जो तारीफ की गई या जज्बात का जो नज़रियात पेश किया गया, वो सबसे पहला नज़रियात था जेम्स लैंजे का। जेम्स और लैंजे, यहाँ पर जेम्स लैंजे थ्योरी हम कहते हैं क्योंकि जेम्स एक अलग साइंसदान थे और लैंजे भी एक अलग साइंसदान थे। इन दोनों ने मिलकर के या इन दोनों ने जो अपने जज्बात के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया उनमें इतनी सिमिलैरिटी थी, इतना एक रूपता थी उसमें कि इन दोनों की थ्योरी को मिला करके जेम्स लैंजे थ्योरी का नाम दिया गया। और इस थ्योरी के हिसाब से इन्होंने ये बताया कि हमारे सामने क्या होता है कि पहले कोई एक स्टिमुलस या कोई इवेंट या कोई हालात जो है वो सामने होते हैं। उस हालात को परसीव करने के बाद क्या होता है कि हमारे जिस्म में कुछ हरकत होती है, कुछ अराउजल होता है, कुछ एक्टिवेशन होता है और उस एक्टिवेशन के बाद हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और वो इंटरप्रिटेशन या वो एक्सप्लेनेशन जो होता है वही हमारा जज्बात होता है। यानी कि हम अगर सांप देखते हैं तो हमारे सामने जरूरी है कि हमारे सामने एक स्टिमुलस सांप का है, वो होना जरूरी है। अगर हमारे सामने कोई स्टिमुलस नहीं है तो हम वहां पर हमारा जो जिस्म है वो कोई हरकत नहीं कर रहा है। अगर हम आराम से अपने टेबल पर बैठे हैं तो और हमारे सामने कोई भी स्टिमुलस नहीं है तो हमारा जो जिस्म है वो कोई हरकत नहीं करता है। लेकिन अगर आप अपने टेबल पर बैठे हैं और अचानक छत से आपके एक छिपकली गिर के आपके टेबल पर गिरती है तो अचानक हम तुरंत खड़े हो जाते हैं। जो बॉडीली रिएक्शन होता है या हमारे जिस्म की जो हरकत होती है वो ये होती है कि जैसे ही छत से छिपकली गिरी आप तुरंत खड़े हो गए और भागने लगे और भागने के बाद तब आपको ये एहसास होता है कि हम डर गए। इसी तरह से जब आप सांप देखते हैं तो सांप जब आपके सामने आया तो सांप को देख करके आप ये सोचते नहीं है कि वो डसेगा कि नहीं डसेगा, वो काटेगा तो हम मर जाएंगे, ऐसा इतना सोच करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। बल्कि जैसे ही सांप पे हमारी नजर पड़ती है हमारा जिस्म जो है वो हरकत में आ जाता है और हम तुरंत उठ के वहां से भागने की कोशिश करते हैं। और हम जब भाग चुके होते हैं यानी कि हमारा जिस्म हरकत कर चुका होता है, उसके बाद हम ये सोचते हैं कि हम क्यों भागे। तो हम इसलिए भागे कि हम डर के भागे कि वो सांप था, अगर वो हमको डस लेता, उनको काट लेता तो हमारी मौत तक हो सकती थी। इसलिए हम तुरंत वहां से निकल पड़े, वहां से हम भाग पड़े। तो ये जेम्स और लैंजे ने ये कहा कि हमारे सामने कोई स्टिमुलस जब आता है तो उस स्टिमुलस के हिसाब से हमारा जो रवैया है, जिस्मानी रवैया है, वो होता है, वो पहले होता है और फिर हम इस बात की का एहसास होता है कि हमें किस तरह का जज्बात हुआ। यहाँ पर जब हम सांप देख करके भाग रहे हैं, सांप को देखते ही जब हम भाग रहे हैं
तो यहाँ पर खौफ ज़्यादा होने का जज्बात जो है वो सामने आता है। इसी तरीके से अगर आप अपने टेबल पर बैठे हैं और आपके सामने कोई गुलाब का गुच्छा लेकर के आता है, और तो जैसे ही वो गुलाब का गुच्छा आप देखते हैं, आप तुरंत आपका हाथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि वो आपको बहुत खूबसूरत लगता है। तो उस खूबसूरती से मुतासिर होकर के आपको एक अच्छा जो फीलिंग हुआ, वो जो जज्बा खुशी का एहसास हुआ आपको, वो आपके रवैये से जाहिर हुआ। आपने उसको तुरंत बेसाख्ता उस गुलाब के गुच्छे को पकड़ लिया। तो पकड़ने के बाद आपको ये एहसास हुआ कि ये अच्छा था, इसलिए आपने उसको पकड़ा। तो जेम्स और लैंजे अपने थ्योरी में ये बात बताते हैं कि पहले स्टिमुलस हमारे सामने आता है, उस स्टिमुलस को हम परसीव करते हैं, और परसीव करने के बाद, देखने के बाद, हमारा जब जो सेंस ऑर्गन है वो उसका रिएक्शन हमारे जिस्म के हिस्से पर पड़ता है, और हमारा जिस्म जो है वो एक्शन में आ जाता है, और एक्शन होने के बाद हमें ये एहसास होता है कि हमें किस तरह का जज्बात हुआ। इसके बाद जेम्स लैंजे की इस थ्योरी को कैनन और बार्ड, ये दो अलग अलग माहिर नफ्सियात थे। कैनन जो थे वो अलग माहिर नफ्सियात थे, और बार्ड जो थे वो अलग माहिर नफ्सियात थे। तो उन दोनों ने भी मिलकर के जेम्स लैंजे की तरह ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी थ्योरी दिया जिसको कि कैनन बार्ड थ्योरी के नाम से जाना जाता है, और इसे सेंट्रल थ्योरी ऑफ इमोशन भी कहा जाता है। तो उन्होंने कैनन और बार्ड ने जेम्स लांजे की थ्योरी को बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि हमारे सामने कोई स्टिमुलस आया और हम उस स्टिमुलस को परसीव कर, जैसे ही परसीव करते हैं हमारा बॉडी एक्शन में आता है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है। कैनन और बार्ड ने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं होता है। कैनन और बार्ड ने ये कहा कि सबसे पहले तो ठीक है कि हमारे सामने कोई स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस को हम परसीव करते हैं। परसीव हम करते हैं यानी कि हम उसे रिसीव करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, यानी कि हमारा सेंस ऑर्गन जो होता है उस चीज को हासिल करता है। सेंस ऑर्गन उस इंफॉर्मेशन को, उस जानकारी को हमारे हाइपोथैलेमस के जरिए, थैलेमस या हाइपोथैलेमस के जरिए हमारे कॉर्टेक्स में भेजता है। कॉर्टेक्स वहां पर क्या करता है, उसे रिसीव करता है, और फिर कॉर्टेक्स क्या करता है, वहां पर अपना जो असर है वो हाइपोथैलेमस से थोड़ा कमजोर करता है। तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, यानी कि वो ज्यादा उसकी उसकी जो एक्टिविटी है वो तेज हो जाती है, और वो हाइपोथैलेमस जो है वहां पर उस स्टिमुलस की वजह से एक्टिव जो हुआ, तो हाइपोथैलेमस फिर उस जानकारी को, उस इंफॉर्मेशन को दो तरीके से, दो तरह से भेजता है। एक एक साथ ही वो दो जगह उस इंफॉर्मेशन को, जानकारी को भेजता है। एक वो नीचे की तरफ भेजता है, और वो एक ऊपर की तरफ भेजता है। तो ऊपर की तरफ वो जो भेजेगा तो वो जानकारी आपके कॉर्टेक्स में पहुंचती है, और नीचे की तरफ जो वो भेजता है तो वो आपके विसरल ऑर्गन्स में और अलग अलग जो आपके जिस्म का हिस्सा है वहां पर वो जाता है। तो यहाँ पर जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि एक सांप सामने खड़ा है, सामने है किसी इंसान के, और उस सांप को देख करके वो भाग रहा है और वो चीख रहा है। तो यहाँ पर कैनन और बार्ड का ये कहना था कि जो जज्बात हमें मिलते हैं किसी स्टिमुलस को देखने के बाद, तो वो जज्बात साइमल्टेनियस होते हैं, एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हम भाग और फिर ये एहसास होता है कि हम क्यों भागे, या हम डर से भागे। यहाँ पर कैनन और बार्ड ने ये कहा कि हम भागते हैं और साथ ही साथ डरते हैं, यानी कि हम भागे इसलिए कि हम डरे, और हम डरे इसलिए कि हम भागे। तो हाइपोथैलेमस जो जिस जानकारी को कॉर्टेक्स में भेजता है, उससे हमारा जो दिमाग है वो इस जानकारी को देता है कि हम डर गए, और जो वो आपकी विसरल ऑर्गन को या दूसरे जिस्म के हिस्से को जो इंफॉर्मेशन भेजता है, उससे हरकत होती है, एक्शन होती है, और आप भागते हैं। अब वो आपका जो मोटर ऑर्गन है वो एक्टिवेट होता है और वो भागता है। यानी कि दिमाग आपको ये ऑर्डर कर रहा है कि ये डरने का जज्बात हो रहा है, और जो जिस्म है वो उस हरकत में आता है कि उस डर से बचने के लिए हमको भागना पड़ता है। तो कैनन और बार्ड ने ये कहा कि जब स्टिमुलस कोई हमारे सामने आता है, तो उस स्टिमुलस को देखने के बाद जो हमारा जो रिएक्शन होता है, वो उस रिएक्शन के बाद जो हम जिस तरह के जज्बात का हमको सामना करना पड़ता है वो एक साथ होता है। यानी कि हमारे जिस्म का रिएक्शन और हमारा जज्बात वो दोनों एक साथ होता है। तो इसे कैनन बार्ड का सिद्धांत कहा गया, और जो चूंकि इसका जो ताल्लुक है वो कॉर्टेक्स से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है, इसलिए इसे सेंट्रल थ्योरी ऑफ
इमोशन भी कहा जाता है। जो तीसरा जो नजरिया पेश किया जिस माहिर नफ्सियात ने, उनका नाम था शास्त्र सिंगर। यहाँ भी दो या इसे टू फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। टू फैक्टर थ्योरी यहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि इसमें दो बातें हैं, आप स्लाइड में भी देख सकते हैं। यहाँ पर दो बातें होती है, एक तो कि एक कोई भी चीज, कोई भी हालात या स्टिमुलस जो है वो आपके सामने हो, और उसका जब आप परसेप्शन करते हैं तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन इसलिए हो इस किस बिना पर होता है, वो इस बिना पर होता है कि आपके दिमाग में उस चीज से जुड़ी हुई अगर पहले की कोई जानकारी है तो उससे जुड़ा हुआ रिएक्शन होगा। जैसे छोटा बच्चा वो आग पकड़ लेता है, आपने ये देखा कि अगर उसके सामने आप आग जला के रख दें, या कांच वो है वो कांच उठा के भी खा लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों वो उस चीज से, वो आग का गोला देख के वो डरा नहीं? आग से आग को के गोला से उसे तो डरना चाहिए, लेकिन उसके तजुर्बे में अब तक ये बात नहीं आई कि आग से हाथ जल सकता है, कांच से हाथ कट सकता है, कांच खाने की चीज नहीं होती है। ये चीज उसने अब तक नहीं सीखा। इसलिए वो क्या करता है, उसने सिर्फ अब तक ये सीखा कि सामने जो भी चीज रखी जाए उसे सिर्फ लेकर के मुंह तक ले जाया जाता है और वहां से सीधा खा लिया जाता है। जिसका नतीजा ये होता है कि छोटा बच्चा, देखिए आप उसके सामने कुछ भी चीज रख दे वो सीधे उठा के मुंह में डालता है। वो ये जानकारी आपको होती है कि हम किस चीज को खा सकते हैं या किस चीज को हम नहीं खा सकते, या किस चीज का रिएक्शन हमें कैसे देना है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप उस तजुर्बे से गुजर चुके हैं। आपको पता है कि सांप काट सकता है, इसलिए आप सांप को देख के भागते हैं। आपको पता है कि जो छिपकली है वो जहरीली अगर हुई या वो उसके काटने से हमारे अंदर कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए हम उससे डरते हैं। लेकिन जब तक हमको इसकी जानकारी नहीं होती है, हम उससे हमारा जो रिएक्शन है या हमारे जो जज्बात हैं वो उससे उस तरीके के जज्बात नहीं होते हैं जो जानकारी के बाद के होते हैं। जैसे छोटा बच्चा अगर वो आग पकड़ लेता है, आग को जैसे ही उसने पकड़ लिया उस दिन से उसको तजुर्बा हो गया कि ये आग, ये जो लाल लाल चीज थी, ये बहुत खतरनाक चीज थी और इसको पकड़ने से हमको बहुत तकलीफ हुई। ये चीज उसके जहन में चला गया, ये उसने सीख लिया। तो आगे से अब वो दूसरी लाल चीज भी उसको हाथ नहीं लगाएगा। शास्त्र और सिंगर का ये कहना था, हम जो भी जज्बात दिखाते हैं या हमारा जो भी जज्बाती रवैया होता है वो हमारे कॉग्निशन पर बेस्ड होता है, उसके कॉग्निशन के बिना पर, यानी कि हम जो सीखे हुए रहते हैं उसके बिना पर हम हमारा रिएक्शन होता है। और उस रिएक्शन के बाद जो जिस तरह के जज्बात, अच्छे जज्बात या बुरे जज्बात, डरने का या खुशी होने का जो जज्बात है वो हम दिखाते हैं। तो इसलिए इसे शास्त्र और सिंगर का टू फैक्टर थ्योरी कहा गया कि इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन यानी कि आपके जिस्मानी जो बदलाव होते हैं वो होते हैं, और वो बदलाव और साथ में उसके वो जो जिस्मानी बदलाव हुआ वो बदलाव आपके कॉग्निशन की वजह से हुआ, यानी कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस था, जो पहले आपने सीखा, उस सीखने के बिना पर उन दोनों को मिला जुला करके उसका जो रवैया हुआ, उस रवैये को के बिना पर आपको किसी न किसी तरह के जज्बात का एहसास होता है, जिसे टू फैक्टर थ्योरी कहा गया। इस जज्बाती तजुर्बात में या इसके जो अलग अलग नजरियात हैं उसी कड़ी में एक बहुत और खास कड़ी है फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, चेहरे के तासुरात की कयास आज़माई। कि चेहरा देख करके जो हम अंदाजा लगाते हैं, यानी कि जैसे अभी हमने आपसे कहा था कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, कि हमारा जो चेहरा होता है वो उस पर हमारे जो जहन है उसके उतार चढ़ाव वो वहां पे छपते हैं। तो चेहरे, जैसे अगर हमने आपसे कहा कि हम आपसे मुस्कुरा कर मिलते हैं तो आप एक अच्छा एहसास, यानी कि आपको भी खुशी की फीलिंग होती है। हमारे मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके आपको भी वैसा ही अंदाजा होता है, आपके अंदर भी वही जज्बात आते हैं कि आपको भी एक अच्छा फील होता है। हम अगर आपसे रोते हुए मिले आके तो हमारे रोते हुए चेहरे को देख करके आपके अंदर भी दुख का जज्बात, अफसोस का या उदास होने का जज्बात आता जाहिर हो सकता है कि अरे ऐसा कैसे है कि सामने वाला जो आदमी है उसके चेहरे से आंसू टपक रहे हैं, तो वो उसके आंसू को देख करके हमारे अंदर भी उदासी का या दुख, अनहैप्पीनेस जो है वो हम महसूस करते हैं। तो इस तरीके से जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि आप कोई टीवी देखते हैं या कोई सिनेमा देखते हैं तो सामने अगर आपके कोई अदाकारा अगर रो रही होती है तो हम भी साथ में रोने लगते हैं।
वो उसकी वजह ये होती है कि उसको देख करके उसकी फीलिंग हमारे अंदर भी वैसे उसको देखने से ही वो उसके चेहरे से जो जैसा रिस्पांस जैसा रिएक्शन आ रहा है उस रिस्पांस से हम भी अफेक्टेड हो जाते हैं और हमारे अंदर भी वैसी ही फीलिंग आती है जिसको कि फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस कहा जाता है। और ये काफी हद तक जेम्स लांजे के थ्योरी से मिलता जुलता है, जिसमें ये चीज होती है कि स्टिमुलस होता है और फिर बॉडीली रिएक्शन होता है, यानी कि सामने आप देख रहे हैं कि कोई मुस्कुरा रहा है या कोई रो रहा है तो उसको देख करके आप भी मुस्कुराने या रोने की जैसे जज्बात महसूस करने लगते हैं। कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी यानी कि जज्बात का इल्मी सालसी नजरिया, जज्बात का ऐसा नजरिया जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जिसमें कि कॉग्निटिव हमारा जो जहन है वो एक अंदाजा लगाता है कि जैसे कि जो भी अभी एक जो पहले हमने आपके सामने एक मिसाल रखी कि जो छोटा बच्चा है वो जब आग पकड़ लेता है तो उस दिन से उसे वो एहसास हो जाता है, उसे वो तजुर्बा हो जाता है कि लाल चीज जिससे मेरे हाथों को बहुत तकलीफ हुई, तो वो आइंदा उसके जहन में कहीं नक्श कर जाता है कि जब भी उसके सामने कोई इस तरह की चीज आती है वो उसका अंदाजा उसका जो रिएक्शन होता है वो वैसा ही होगा कि इस चीज से उसे बहुत तकलीफ हुई थी, तो उस चीज को देखते ही उसे वैसा ही इमोशन या वैसा ही जज्बात जो है उसके सामने आता है। इसलिए इस चीज को कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी कहा जाता है, यानी कि जब हम किसी स्टिमुलस को देखते हैं तो हमारा जो जिस्म है वो उस तरीके का रवैया करता है जैसा हमारा दिमाग उसे उस तरह उस चीज से जुड़े हुए अंदाजे को जाहिर करता है। यानी कि हमारा दिमाग अगर उस चीज के साथ पॉजिटिव होता है तो हमारा रवैया भी पॉजिटिव होगा, हम भी उस चीज के साथ उसी अच्छे रवैये के साथ मिलना चाहते हैं, या हमारा जो रिएक्शन होता है वो खुशी का होगा या जो है उससे अच्छा जो महसूस करने का जो हमारा रवैया होगा वो होगा। लेकिन अगर एहसास या जो जज्बात जो है वो गलत जुड़े हुए हैं, नेगेटिव जुड़े हुए हैं, तो हमारा रवैया भी उसके साथ गलत हो सकता है। इसे कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी कहा जाता है, जो कि शास्त्र सिंगर के थ्योरी के जैसा ही, जिसमें उसमें भी कॉग्निशन पर ही जोर दिया गया था, लेकिन वहां पर जो पास्ट एक्सपीरियंस और फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शंस है यानी कि जो बॉडीली जो जिस्मानी जो रिएक्शंस होते हैं वो और हमारा जो दिमाग है वो मिल करके किसी जज्बात को पैदा करता है, और यहाँ पर हमारा जो जिस्मानी रवैया है वो और हमारे जो जहन है उस जहन का जो पहला अंदाजा है, जो पहला एक्सपीरियंस होता है वो मिलकर के यहाँ पर हमारे जज्बात को पैदा करता है। जज्बाती नजरियात के इस कड़ी में आपके सामने आपके स्लाइड पर देखिए कि एक और नजरियात है जिसका नाम है ओपोनेंट प्रोसेस, जज्बात के मुखालिफ अमल। ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी में ये कहा गया है कि एक रवैया, अगर एक किस्म का रवैया जो कि आपको खुशी दे रहा है वो रवैया अगर लगातार चलता रहे तो एक वक्त ऐसा आता है, एक दौर ऐसा आता है जब वो खुशी देने वाला रवैया आपको खुशी नहीं देगा, और तब आपका रवैया उस खुशी न देने वाले रवैये को कम करने के लिए होगा। यानी कि आप अब जो रवैया कर रहे हैं वो उस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं, यानी कि जिस रवैये से कभी आपको खुशी हो रही थी उसी रवैये से अब आप अपनी उस तकलीफ को कम करने के लिए उस रवैये को कम कर रहे हैं। जिसमें कि इसमें एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है कि ड्रग्स एडिक्शन के सिलसिले में, कि जो ड्रग्स लेते हैं अगर जब हम पहली बार वो ड्रग्स लेते हैं, या जैसे सिगरेट की जो पहली कश आपने लगाई तो वो सिगरेट की पहली कश आपको बहुत मजा देती है, बहुत आप उससे खुशी महसूस करते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब लगातार आप पीते रहते हैं उसको, तो एक दौर ऐसा आता है कि अब आप उसको पीना आपको नहीं पीने से बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, और अब आप पीते हैं इसलिए नहीं कि आपको खुशी होती है, अब आप पीते हैं इसलिए कि आपको वो तकलीफ कम हो जाए। यानी कि जब ड्रग्स हम लेते हैं तो वो ड्रग्स जब पहली बार लेते हैं तो हम वो उस ड्रग्स से बहुत खुशी मिलती है, प्लेजर होता है, एक आपको अच्छा एहसास होता है। लेकिन लगातार करने के बाद जब आप उसको नहीं करते हैं तो नहीं करने से फिर क्या होता है कि उससे आपको जो तकलीफ होती है तो उसके बाद आप फिर जब उसी चीज को लेते हैं जब जिससे आपको खुशी मिल रही थी, लेकिन अब आपको खुशी ना मिल करके उस चीज को उस तकलीफ को कम करने के लिए आप उस चीज को ले रहे हैं, जिसको कि ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी कहा जाता है, जो कि इसका
इसका जो मुकाबला किया गया वो इसका मुकाबला न्यूटन के थर्ड लॉ से किया गया कि एक्शन एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। ठीक है कि एक कोई भी जो हरकत होती है उस हरकत के बदले में दूसरी हरकत होती है या उस हरकत के साथ ही दूसरी हरकत भी जुड़ी होती है। तो यहाँ पर ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी भी ऐसा ही है कि ये बताता है कि अगर एक रवैया जो आपको एक वक्त खुशी दे रहा है वो दूसरे वक्त आपको आपकी खुशी को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इससे जज्बात के जो मेजरमेंट है वो मापने के लिए दो तरीके के मेजरमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। एक जिसमें कि हम नॉन वर्बल क्यूज का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे में वर्बल क्यूज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम जज्बात को मेजर करते हैं। और तब इसी के साथ नाजरीन हम ये यहाँ पर अपनी ये गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। और तब तक अगले क्लास में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।